हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स प्लैनेट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी नेचुरल साइंस फिजिक्स के सिलेबस में टोटल 7 यूनिट्स हैं, जिसमें से आज हम सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर सेकेंड, जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसको स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द टॉपिक इज लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक हमारे एनसीईआरटी बुक में क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है और 10th में भी है एंड वंस अगेन 12th में भी है। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इस टॉपिक को बेसिक से कवर करूंगी टू द एडवांस लेवल, ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चाहे आप कोई स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, या आप डी ट्रिपल एस बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो एंड ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज लाइट। लाइट है क्या? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को या किसी भी चीज को देख पाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? सबसे पहले जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट को हिट करती है। वो ऑब्जेक्ट जब लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आईज में पेनिट्रेट करती है, तब उसके बाद हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ओके, व्हेन लाइट फॉल एन ऑब्जेक्ट, it reflects the light, and when the reflected light reaches to our eyes, then we can see the object. Okay, आपको पता चला कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है। सबसे पहले जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो लाइट जब हमारी आंखों में वापस आती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ओके, और लाइट कैसे ट्रेवल करती है? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप स्कूल एग्जाम में के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये प्रॉपर्टीज एज इट इज नोट कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ फुल मार्क्स। बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें से आने वाले एमसीक्यूज को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए लाइट्स की प्रॉपर्टीज पता होना बहुत जरूरी है। तो हम फिर से डिस्कस करते हैं। लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एंड जो स्पीड ऑफ लाइट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, डी ट्रिपल एस बी में भी आए हुए हैं और स्कूल एग्जाम्स में भी आते हैं। जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो वैक्यूम में कितनी है? 3 × 10⁻⁸ है। यानी कि 1 सेकंड में जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 3 × 10⁸ ओके, और लाइट को हम क्या बोलते हैं? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवलिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ओके, अगर एक सिंगल लाइट है, one second. अगर एक सिंगल लाइट है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रे। बट अगर बहुत सारी लाइट रेज हैं, तो बहुत सारी लाइट रेज आपस में मिलकर क्या बना देती हैं? उसको हम बोलते हैं बीम। ओके, अगर सिंगल है तो उसे हम रे बोलते हैं, और बहुत सारी लाइट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारी लाइट रेज आ रही है, तो ये क्या है? एक बीम है। ठीक है, बहुत सारी लाइट रेज मिलकर आपस में क्या बना देती हैं? बीम। ओके, लाइट को जो ट्रेवल होने के लिए ना किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने साउंड का देखा होगा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, बट जो लाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, इवन फास्टर। ओके, सो लाइट जो है वो वैक्यूम में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, हर चीज में, किसी भी मीडियम में आराम से ट्रेवल कर सकता है। उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ओके, अब लाइट के कुछ कॉमन फिनोमिना है जो हमें पढ़ने हैं वन बाय वन। ठीक है, तो इसमें से हम क्या आगे डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हम इसमें शेडो के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के बारे में, जो कि कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस, मिरर और लेंस बेसिकली दोनों के बारे में ही हम इमेजेस फॉर्मेशन देखेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट रे, जिसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है या फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होते हैं, ये सारे ही कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आगे की वीडियोस में। ठीक है, आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट बताऊंगी। इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है,
कॉनकेव मिरर कैसे वर्क करता है, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर तक एंड उसकी इमेज फॉर्मेशन तक। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस करेंगे एंड आगे की टॉपिक्स को भी। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर हिटिंग अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई भी पॉलिश सरफेस है, ठीक है, और ये आपका कोई भी पॉइंट सोर्स है लाइट का। लाइट अगर आई और इस पॉलिश सरफेस पर टकराने के बाद अगर बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है, ऐसे लाइट आई है और ऐसे बाउंस बैक हो गई है, ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट का रिफ्लेक्शन बोलते हैं। When light fall on highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium, उसी मीडियम में वापस चली जाती है and this process is known as reflection of light। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली हमें 2-3 टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको फिर से अगेन बताती हूँ एक बार ड्रॉ करके। यस, ये आपका कोई भी पॉलिश सरफेस है, ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट सोर्स है जहां से लाइट आ रही है। तो ये लाइट रेज जो आ रही है आपके मिरर तक, ठीक है, तो ये जो आने वाली लाइट है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ओके, अब ये इंसिडेंट रे जो है वो एक पॉइंट सोर्स से आ रही है, आने के बाद वो क्या करेगी? मिरर पे टकराने के बाद वापस से सेम मीडियम में ट्रेवल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आके टकरा के जाने वाली जो रेज है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई है उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और इन दोनों रेज के बीच में एक इमेजिनरी रे होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए तीनों ही, व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो लाइट जिस सोर्स से आ रही है, आने वाली रेज इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। आफ्टर हिटिंग जो रिफ्लेक्ट बैक रेज हो जाती है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे एंड इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है दैट इज नोन एज नॉर्मल। ओके, तो आपको तीनों रेज के बारे में पता चल गया, व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे। नाउ कम्स टू द एंगल। ओके, इंसिडेंट रे, let me change the color. ओके, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इन दोनों रे के बीच में जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल आई, जिसे हम जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल आर, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको सारी टर्मिनोलॉजी इस डायग्राम के बिल्कुल क्लियर है। व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज एंगल आई, व्हाट इज एंगल आर। ओके, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नाउ कम्स टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे बस 2 ही लॉ हैं आपके रिफ्लेक्शन के। देर इज ओनली 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा ही किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो छोटे छोटे एमसीक्यूज भी इस टाइप के आ जाते हैं, वो क्वेश्चंस में ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 50 गिवन होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको फाइंड करना होगा। सो इट्स वेरी इजी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ओके, नाउ द सेकेंड लॉ इज द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lies in the same plane। यानी कि जो तीनों ही रेज हैं वो प्लेन के एक तरफ होती हैं। ये हमें इस पिक्चर से भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों लॉ अच्छे से समझ में आ गए। फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड वन इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। ओके, आई होप कि आपको इस स्लाइड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई भी क्वेरी है या डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज। ठीक है, व्हाट इज इमेज? व्हेन लाइट starting from point object after reflection of mirror actually meet to up or appears to meet
देन दिस सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ इसे कि ये है क्या बेसिकली। लेट सपोज दिस इज योर मिरर। ठीक है, दिस इज योर मिरर और यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो मिरर पे गई एंड वापस सेंड बैक हो गई। देन ऑब्जेक्ट से ही एक दूसरी लाइट मिरर को हिट करती है और वापस से सेंड बैक हो जाती है यहाँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सेंट बैक यानी कि जो दो रिफ्लेक्टेड रे है, एक तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, दूसरी ये वाली। ठीक है, तो ये दोनों किस पॉइंट पे मिल रही है? ये दोनों इस वाले पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को मीट कर रही हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपकी जो है ये वाली इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनती है? व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। व्हाट डू यू मीन बाय अपीयर्स टू मीट? यहाँ पे तो इस डायग्राम में आपको दिखाई दिया कि ये जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में एक दूसरे को मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। बट अगर आप इस वाले डायग्राम को देखोगे, ठीक है, तो इसमें जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। इस तरफ आईज में देखो, ये कहीं पे भी इस तरफ करेंगे तो ये मीट नहीं करेंगी, बल्कि और वाइड होती जाएंगी। बट मिरर के दूसरी तरफ अगर आप इसे एक्स्ट्रापोलेट करोगे, यानी कि इसे इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करोगे, तो आप देखोगे कि इस वाले पॉइंट पे ये जो लाइट रेज है ये मीट हो सकती हैं। यानी कि ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर जस्ट अपीयर्स टू मीट। ओके, तो इस टाइप की जो यहाँ पे भी इसकी क्या बन जाएगी? इमेज। तो इमेज कब बनेगी? जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेंगी या फिर अपीयर्स टू मीट होंगी। ओके, तो दोनों ही केस में डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनती है। अगर वो एक्चुअल में मीट हो रही है उस केस में आपकी रियल इमेज बनती है, और जब व्हेन अपीयर्स टू मीट होती है उस केस में आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनेगी? इफ द लाइट रेज from an object after reflecting or reflection actually meet at the point। मैंने अभी बताया था when the light rays actually meet, तो वहां पे आपकी रियल इमेज फॉर्म होती है। और जो रियल इमेज है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्क्रीन। ठीक है, अगर आप स्कूल एग्जाम के लिए ये देख रहे हैं तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं एंड यू विल गेट अ फुल मार्क्स। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए देख रहे हैं तो भी ये सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एमसीक्यू टैकल करने में हेल्प करेंगे। ओके, रियल इमेज में आपको क्या पता होना चाहिए कि रियल इमेज कब बनती है? जब लाइट रे आपस में एक्चुअल में मीट करती हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है और कहाँ पे बनेगी? हमेशा स्क्रीन पे बनती है। ओके, नाउ कम्स टू द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनेगी? व्हेन द लाइट रेज डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर्स टू मीट। ठीक है, एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी बट अपीयर्स टू मीट होंगी। जो वर्चुअल इमेज है ऑलवेज इरेक्ट बनती है, हमेशा सीधी बनेगी एंड ये कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनती। ठीक है, ये स्क्रीन पे नहीं बनती। ओके, now comes to the difference between real and virtual image. Real image formed when the light rays actually meet. Virtual image formed when the light ray appears to meet. Okay, it can be obtained on screen and virtual image cannot be obtained on the screen. ठीक है, real image is always inverted, virtual image is always erect. Example of real image कौन कौन कैसे बनती है, कहाँ कहाँ बनती है? जो आपका सिनेमा स्क्रीन है ना, जब भी आप मूवी हॉल में कोई भी मूवीज देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पीछे एक प्रोजेक्टर चल रहा होता है। तो वो जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन, प्रोजेक्टर जो है वो स्क्रीन पे जो इमेज बना रहा होता है वो रियल होती है। ठीक है, क्योंकि वो स्क्रीन पे बन रही होती है। और ऐसे ही सेम जो आपका कॉन्केव मिरर है वो भी आपका रियल इमेज फॉर्म करता है। ऑन द अदर हैंड जो वर्चुअल इमेज है वो प्लेन मिरर, यानी कि जिस मिरर में सुबह आप लोग उठ के रेडी हो रहे होते हो अपने आप को देख के, तो वो हमारा कौन सा मिरर है? उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं और वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, एंड कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो फॉर्म द वर्चुअल इमेज। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मैंने अभी आपको बता दिया कि प्लेन मिरर क्या होता है। जिस मिरर के अंदर सुबह हम रेडी हो रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कौन कौन से हैं वो? पहला, जो इमेज बनेगी वो हमेशा ही वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। सेकंड पॉइंट इज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा तो नहीं होता कभी कि आप जैसे हो मिरर में कुछ और दिख रहे होते हो, आप छोटे हो और मिरर में बड़े दिख रहे होते हो, या आप बड़े हो और मिरर में छोटे दिख रहे होते हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जो हमारा हम जैसे हैं वैसे ही मिरर में दिखाई दे रहे होते हैं, यानी कि जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है? इक्वल साइज की। ठीक है, इमेज एज फार बिहाइंड एज मिरर द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? लेट सपोज ये आपका मिरर है, ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर रखा है उतनी ही दूर, उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे इसकी
इमेज बन जाएगी। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पॉइंट। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही होता है इमेज डिस्टेंस, किस केस में, प्लेन मिरर में। ओके, और इमेज कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मीनिंग होता है कि जब आप मिरर में देखिए अपना राइट हैंड उठाएंगे, इट अपियर्स टू योर लेफ्ट हैंड, वो कैसा हमें दिख रहा होता है, लेफ्ट हैंड की तरह दिख रहा होता है, और अगर आप लेफ्ट उठाएंगे तो वो राइट की तरह दिख रहा होता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। और इसकी एप्लीकेशन भी है, इसका क्या एप्लीकेशन है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स जो है वो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है बाय प्लेन मिरर, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नाउ कम्स टू द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर ऑब्वियसली नेम से ही पता चल रहा है कि स्फेयर शेप का होगा। ठीक है, दिस इज स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में को हमें 2 पार्ट्स में पढ़ना है। अगर हम इस स्फेयर को बीच में से कट कर देते हैं, देन यू विल गेट अ 2 मिरर, वन इज लाइक दिस एंड सेकेंड वन इज लाइक दिस। ठीक है, इसको हम इस तरफ से पॉलिश कर देते हैं एंड इसको हम इस तरफ से पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो आपको जब किसी भी स्फेरिकल मिरर को आप बीच में से कट करेंगे, देन यू विल गेट अ 2 मिरर, वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसमें से कॉनकेव कौन सा है, इसमें से ये वाला जो है वो आपका कॉनकेव होता है। अभी हम वन बाई वन इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये वाला जो है वो आपका कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर मैंने कौन सा बताया था, ऐसा, ये बाहर जो मैं ये लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, इसका मतलब है कि बाहर वाली सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है। ठीक है, पेंटेड है। और लाइट कहाँ आएगी, अंदर। लाइट कैसे हिट करेगी यहाँ पे, ऐसे लाइट रेज ऐसे जाएगी मिरर के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज कॉनकेव मिरर। इट इज अ स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, अंदर की तरफ है, और बाहर वाला जो है वो पॉलिश्ड है। ठीक है, यानी कि लाइट कहाँ पे जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यू कैन सी दिस इज योर कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में जो लाइट है वो अंदर की तरफ जाती है, पेनिट्रेट करती है, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड होता है। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। और ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग का मीनिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग का मीनिंग है कि इसके पास जितनी भी लाइट रेज जाएंगी, कॉनकेव मिरर के पास जितनी भी लाइट रेज जाएंगी, आफ्टर हिटिंग ये सारी की सारी, चेंज करते हैं 1 सेकेंड, सारी की सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, सारी की सारी लाइट रेज ना एक ही पॉइंट पे ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी। तो आप देख रहे हो कि इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे सारी की लाइट रेज क्या हो गई, आपस में आके मिल गई है। तो यही मीनिंग है आपका कन्वर्जिंग मिरर का, यानी कि ये सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक तो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है, बाहर वाला पॉलिश होता है इसके अंदर, और ये कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, यानी कि ये सारी लाइट्स को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। नाउ नेक्स्ट कम टू द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है आपका, अभी आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ये कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दूं, ठीक है, नाउ ये कौन सा मिरर बन गया है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बन गया। यानी कि अब की बार लाइट कहाँ से आएगी, अब की बार लाइट ऐसे बाहर की तरफ से आएगी और इसके अपर सरफेस पे करेगी हिट। ओके, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड होता है, अंदर वाला पॉलिश्ड होता है। और जबकि कॉनकेव का क्या पढ़ा था हमने, कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ पॉलिश्ड होता है। ठीक है, और इसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी लाइट रेज है ना वो आएगी, टकराएगी, कहीं पे भी चली जाएगी। लाइट रेज आई, टकराई और इस तरफ चली गई, आई, टकराई और इस तरफ चली गई। तो आप देख रहे हो कि जो वापस जाने वाली लाइट रेज है वो कभी भी मिल नहीं रही है ना, वो हमेशा लाइट ना फैल रही है, एक वाइड रेंज बना रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, डाइवर्स कर देना, यानी कि ये सारी की सारी लाइट रेज को फैला देगी। ठीक है, आई होप कि आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्म्स यूज्ड फॉर द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो वन बाय वन मैं इसे डिटेल में बताऊंगी, आप ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो लाइन ज्वाइन होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अभी मैं आपको ये एक एक करके डिस्कस करी, फिर मैं आपको डायग्राम के हेल्प से भी बताऊंगी। ठीक है, नाउ पोल, पोल क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। ठीक है, चलो हम साथ साथ ड्रॉ भी करते रहते हैं। ये एक मिरर है और ये मिरर का जो सेंटर है, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये मिरर है और ये इसका सेंटर है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। सबको पता चल गया व्हाट इज पोल, आई होप कि आपको पता चल गया होगा व्हाट इज पोल। ठीक है,
एंड प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग टू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये पूरी लाइन, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पूरी लाइन क्या है आपकी? प्रिंसिपल। ये रेड वाली लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप कि आपको पोल क्या होता है ये भी पता चल गया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ये भी पता चल गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज aperture. Aperture. Next term is aperture. इट इज एन इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का जो डायमीटर, ये आपका स्पेरिकल मिरर है, अगर आप इसे बीच में से कट कर देंगे तो यू विल गेट अ टू मिरर, जिसमें से एक कॉन्केव बनेगा और एक कॉन्वेक्स बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस डायग्राम में आपको अपर्चर बता रही हूँ। लेट सपोज दिस इज एम एंड दिस इज एन। तो ये जो एम एन जो लेंथ है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। ठीक है, अपर्चर क्या होता है? डायमीटर ऑफ योर मिरर और लेंस। ठीक है, एम एन इज इक्वल टू अपर्चर। ठीक है, एम एन आपका अपर्चर है। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ठीक है, द सेंटर ऑफ होलो ग्लास और ऑफ स्फेयर, द सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच द मिरर वॉज अ पार्ट। ठीक है, यानी कि मिरर के सेंटर को, तो ये अगर आप ब्लू वाले सर्कल स्फेयर में देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है ना, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, ये मैंने बोला अगर ये स्फेयर का पार्ट है, तो अगर ये स्फेयर कुछ ऐसा बना तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सर्कल का सेंटर होता है, स्फेयर का सेंटर होता है, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों टर्मिनोलॉजी पता चल गई होगी। पोल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर आप हाफ कर देंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो ये सेंटर ऑफ पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज फोकस। अब फोकल लेंथ किसे कहते हैं आप? यहाँ से देखो, ये पी है पोल, सी और पी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट है ना, इन दोनों के जो सेंटर में है, दैट इज नोन एज फोकस। इसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से आपको सारी टर्मिनोलॉजी बता देती हूँ इस डायग्राम में, ताकि कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। वन सेकेंड। लेट सपोज ये जो है, इस मिरर का ही एक पार्ट है, हाफ पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मिरर और ये रेड लाइन, ठीक है, ये जो रेड लाइन है ना, जो मिरर के बीचों बीच से जा रही है सेंटर से, इस रेड लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस रेड लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ये जो रेड लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपके मिरर को जिस पॉइंट पे कट करती है, यानी कि ये हमारे मिरर को इस वाले पॉइंट पे कट करती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल। इसे हमने पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब ये जो मिरर है, ये हमारा एक स्फेयर का पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का, और स्फेरिकल मिरर है तो ऑब्वियसली ये स्फेयर का पार्ट है। तो अगर आप इसका स्फेयर ड्रॉ करोगे ये, तो इसका जो सेंटर है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और सी और पी का जो ये डिस्टेंस है, सी और पी, इसका जो ये डिस्टेंस है, इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पी और सी यानी कि पी सी का अगर आप हाफ कर दोगे, ठीक है, पी और सी का हाफ कर दोगे, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस या फोकल लेंथ। ठीक है, आई होप कि आपको सारे टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी और रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, इसमें ना कोई रिलेशन है। ठीक है, एंड फोकल लेंथ में रिलेशन। अभी रिलेशन क्या, आप देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पूरी लेंथ है एंड फोकल लेंथ इसका हाफ है, यानी कि हम यहाँ से ये रिलेशन निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू 2f होता है, या किसी किसी बुक में आपने देख रखा होगा कि f इज इक्वल टू r बाय 2 होता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है वो रेडियस
ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में होता है। तो इस पे DSSB में भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। लास्ट ईयर भी, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आए हुए थे। वो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा। लेट सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर 28 गिवन है और आपको फोकल लेंथ बतानी है। ठीक है, तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, तो आप इसको हाफ कर दो। आप हाफ करोगे तो फोकल लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, 14। ठीक है, या फिर कभी आपको फोकल लेंथ गिवन है 7, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो जस्ट इसका ट्वाइस कर देंगे तो आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे। आई होप कि आप उन्हें इजीली सॉल्व कर पाओगे और आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर है। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को शेयर करेंगे टू द नीडेड वन एंड लाइक करेंगे। ओके, नाउ अब हम कुछ रे डायग्राम्स देखेंगे जो कि कॉनकेव मिरर फॉर्म करते हैं। ठीक है, कि कॉनकेव मिरर में इमेजेस जो है वो कैसे बनती हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो कैसी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हो या DSSB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पे ध्यान से बने रहेंगे, तो आप ध्यान से सुनेंगे इसको ताकि आपसे एक भी मिस्टेक ना हो क्वेश्चन सॉल्व करते। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, AB दिस इज योर ऑब्जेक्ट जो कि इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो आप देखोगे कि एक रे जो है वो कॉनकेव मिरर से टकरा के वापस आई, दूसरी गई वो भी टकरा के वापस आई, और दोनों जहां पे मिलती हैं वहीं पे इमेज फॉर्म होती है। तो दोनों कहाँ पे मिल रही है, एक मिनट, रेड कलर इजीली विजिबल हो जाता है। तो दोनों कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, यानी कि कहाँ पे मिल रही है वो, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी, एट F पे बनेगी। नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, अभी हमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर हमेशा ही रियल, हमेशा नहीं, बस इसका एक एक्सेप्शन है, बाकी में ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। साइज कैसा बनेगा, आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिख रहा है और इमेज का साइज हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो इमेज कैसा बनेगा आपका, पॉइंट साइज। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो आपको क्या पता होना चाहिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी आपकी, इमेज बनेगी एट F, फोकस पे बनेगी। नेचर कैसा हो जाएगा इमेज का, तो आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर है तो रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगी। अगर वो रियल इमेज है ना तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और अगर वो वर्चुअल है तो वो हमेशा इरेक्ट होगी। साइज कैसा बनेगा, इन्फिनिटी पे कोई भी चीज बहुत बड़ी होती है। देख, जो स्टार्स हैं वो भी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, वो कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, यानी कि जो सन है उससे भी बड़े बड़े हमारे स्टार्स है, लेकिन हमें दिखते कैसे हैं, बिल्कुल पॉइंट साइज। तो इससे आप याद रखना कि जो साइज है फोकस पे वो कैसा बनेगा, पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा। ठीक है, जो इसका सेकंड केस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, बियॉन्ड सी, यानी कि ये सी के पीछे, AB, ये जो आपका सी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, आप देखो C और F के बीच में बन रही है ना। इस रे डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो कहाँ पे बन रही है, C और F के बीच में। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड C है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी बिटवीन F एंड C। ठीक है, और कैसी बनेगी, कॉनकेव मिरर है तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। साइज इसका क्या दिख रहा है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट और ये आपकी इमेज है, तो इमेज का साइज देखो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश, पॉइंट साइज नहीं बनेगी बट डिमिनिश बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ठीक है, इसके टोटल 6 केस हैं, अब हम थर्ड केस को डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C, अगर ऑब्जेक्ट C के पीछे नहीं C पे ही है, तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ये AB इज योर ऑब्जेक्ट, ये C पे रखा हुआ है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो ये लाइन गई, ड्रॉ हुई और यहाँ पे, तो दोनों ही लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिल रही है, इस वाले पॉइंट पे, यानी कि इमेज कहाँ पे बनेगी, C पे, तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, C पे, ऑब्जेक्ट भी कहाँ पे है, C पे। तो अगर सेम है तो आप देख सकते हो डायग्राम में कि जो इमेज का साइज है ना वो बिल्कुल सेम होता है, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे इससे न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो उससे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वो, कि आपको ऑब्जेक्ट का साइज बता दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेट सपोज 5 सेंटीमीटर है और जो उसकी इमेज है वो भी 5 सेंटीमीटर है, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है।
तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की वो पोजीशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम होता है। ठीक है, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट जो है फोर्थ वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी। जब ऑब्जेक्ट आपका एफ और सी दोनों के बीच में हो, तो आप देखोगे ये आपका ऑब्जेक्ट है एफ और सी, और इसकी इमेज देखो कितनी बड़ी बनती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बनेगी, सी के पीछे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ फिफ्थ केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इज एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट को आप एफ पे रख दो, यानी कि फोकस पे रख दोगे, तो इमेज आप देख सकते हो कि इस तरह बनेगी कहीं पे, और यहाँ पे ये दोनों लाइट रेज कहीं नहीं मिल रही। इसका मतलब ये कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, इंफिनिटी पे। और इंफिनिटी पे बनेगी तो कैसी बनेगी, हाईली इनलार्ज। इंफिनिटी पे कोई भी चीज कैसी बनती है, बड़ी। ठीक है, इनलार्ज और रियल और इन्वर्टेड। लास्ट केस जो है ये इसका एक्सेप्शन है, इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, उसको आप ध्यान से अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या कौन सा केस है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है, यानी कि यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब फोकस और पोल के बीच में होगा, तो उस केस में जो इमेज है ना वो आपकी बियॉन्ड द मिरर बनेगी, यानी कि मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। और कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर बन रही है तो आप देखो ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि ये वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल है तो ये हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी, लार्ज इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये एक लास्ट सिक्स वाला एक्सेप्शन केस था, अदरवाइज बाकी तो एक्सेप्शन नहीं है। तो मैं एक बार आपको फिर से इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, कि अगर आपको टफ लग रहा है ये याद करना तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, टेंशन मत लो। मैं एक छोटी सी ट्रिक भी लेके आई हूँ आपके लिए, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। आप एक कॉनकेव मिरर बनाना है ऐसे। ठीक है, पोजीशंस डालेंगे आप सारे टर्म्स। ये क्या है, ये क्या था, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। यहाँ पे है आपका फोकस, ये था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना कि आपको कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम ऊपर नंबर डालेंगे एंड इमेज के लिए हम नीचे नंबर डालेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे हो सकता है, या तो इंफिनिटी पे हो सकता है। ठीक है, ये आपका जो सी के पीछे वाला पार्ट है इसको हम बियॉन्ड सी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका या तो पॉइंट नंबर वन इंफिनिटी पे हो सकता है, या फिर नंबर टू बियॉन्ड सी हो सकता है, सी के पीछे, या फिर नंबर थ्री सी पे हो सकता है, या फिर सी और एफ के बीच में पोजीशन हो सकती है ऑब्जेक्ट की, या फिर एफ पे हो सकती है। ठीक है, पहले मैं ये पांच केस बताती हूँ, ध्यान से सुनो। इसको सिंपल ऐसे नंबर लिख देंगे, इंफिनिटी को नंबर वन देना है, बियॉन्ड सी को नंबर टू देना है, सी को थ्री देना है, सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको नंबर फोर देना है, और एफ पे है तो उसे फाइव देना है। ठीक है, सिंपल। अब आपको कुछ नहीं करना, यही नंबर जो है वो रिवर्स लिख देने हैं। रिवर्स कैसे, आपने इंफिनिटी से स्टार्ट किया था, अब दिस टाइम आप फोकस से स्टार्ट करो। ठीक है, फोकस को नंबर वन दिया, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को नंबर टू देंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को नंबर थ्री देंगे, देन यहाँ पे फोर, और इंफिनिटी को अगेन नंबर फाइव। ठीक है, अब देख, वन की इमेज ना वन पे ही बनेगी। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, अगर आपका ऑब्जेक्ट वन पे है तो वन देखो कहाँ पे, इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, वन की इमेज वन पे बताइए। तो इमेज कहाँ पे बन गई, फोकस पे। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एफ पे। ठीक है, इंफिनिटी पे है तो एफ पे बन जाएगी, और अगर एफ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इंफिनिटी पे बन जाएगी, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको आराम से समझ में आएगा और इजीली आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे इसके। ठीक है, सेकंड जो था वो बियॉन्ड सी था, तो अगर सेकंड है बियॉन्ड सी है तो कहाँ पे बनेगी, ये सेकंड नंबर देखो आपका कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ है। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ है, और अगर आप बिटवीन सी एंड एफ रख दोगे तो कहाँ पे बन जाएगी, बियॉन्ड सी। वेरी गुड। नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट, सी की तो बहुत इजी है, सी पे है तो वो सी पे ही बनेगी। ठीक है, एट सी है तो एट सी ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी और सेम साइज बनेगी। नाउ फोर्थ पोजीशन इज योर बिटवीन सी एंड एफ है अगर ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे बनेगी इमेज, बियॉन्ड सी बन जाएगी। और अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो कहाँ पे बनेगी इमेज, इंफिनिटी पे। आई होप कि आपको ये छोटी सी ट्रिक बहुत हेल्पफुल लगी हो, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने कहाँ कहाँ पे ये कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है।
तो पोजीशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है आपकी? इन्फिनिटी पे हो सकती है, सी पे हो सकती है, बियॉन्ड सी हो सकती है, सी हो सकती है, बिटवीन एफ एंड सी हो सकती है, एफ पे हो सकती है, और ये स्पेशल केस है जिसको मैं स्टार से मार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पे है, तो अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली है, तो अब आप खुद से बताएंगे कि कहाँ पे बनेगी, ठीक है। इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। बियॉन्ड सी है तो कहाँ पे बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, डिमिनिश बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। एट सी की इमेज कहाँ पे बनेगी? सी पे ही बनेगी, सेम साइज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और अगर बिटवीन वाला केस है तो बियॉन्ड बनेगी, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। बियॉन्ड सी बनेगी, लार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर एफ पे है तो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे है तो एफ पे। ये बस ये स्पेशल केस है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में है तो बिहाइंड द मिरर बनती है, और बिहाइंड द मिरर कैसे बनेगी? वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आपको ये एक्सेप्शन याद करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो एक्सेप्शन से ही बनते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक जरूर करेंगे, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करेंगे, ताकि ये चैप्टर का जो फोबिया है लोगों के मन में, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में इस चैप्टर को लेके बहुत फोबिया होता है, तो वो निकल जाए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।